अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम नॉवल पढ़ रहे थे रूह यारब, जिसके राइटर है रीड शाह। आइए बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। अरबी को हम आपसे माजरत ख्वाह हैं सर, आपकी वाइफ का बैग जिन लोगों के साथ बदला गया है वो यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं। होटल के मैनेजर ने अपनी मखसूस जुबान में जवाब दिया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। यारम आइसलैंड की जुबान में जवाब देता हुआ वापस कमरे में आ गया। बेबी कुछ भी पहन लो इनमें से, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। मैं यार कमरे में आते ही बेड पर लेट गया। जिन लोगों के साथ तुम्हारा बैग चेंज हुआ है ना, वो इस होटल को छोड़कर जा चुके हैं, और इस मुल्क में तुम्हें पाकिस्तानी कपड़े नहीं मिलेंगे। दुआ करो कि उस लड़की को वक्त पर पता चल जाए कि उसका बैग एक्सचेंज हुआ है। इसी कंडीशन में तुम्हें तुम्हारा बैग वापस मिल सकता है, वरना तुम्हें यहाँ इन्हीं कपड़ों के साथ गुजारा करना होगा। अगर तुम चाहो तो हम शॉपिंग पे भी जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऐसे कपड़े नहीं मिलेंगे। यार मैं तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, आपको तो पता है ना। मैं ये अजीब कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? वो परेशानी से एक एक कपड़ा उठाकर उसे दिखा रही थी। देखो रू, जल्दी फैसला करो। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अब हम बाहर जाने वाले हैं, और मैं नहीं चाहता कि कपड़ों की जिद की वजह से मेरा सरप्राइज खराब हो। इसीलिए जल्दी से इनमें से कोई पहनने लायक कपड़े देखो और पहन लो। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम कल ही शॉपिंग करेंगे और तुम्हारे लिए कुछ पहनने लायक कपड़े खरीद लेंगे। लेकिन वक्ती गुजारा तो करना पड़ेगा ना। प्लीज अब जल्दी करो। आपने मुझे हिजाब भी लाने नहीं दिया। अगर वो मेरे पास होता तो मैं नीचे यही कपड़े पहन लेती, लेकिन अब बिना अबाए के आप मुझे ये बेफिजूल नाकाबिले कबूल कपड़े पहनने के लिए कह रहे हैं। आपने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया? रू ने उंगली उठाकर इसकी तरफ शक की नजरों से देखा। रू, मैं इन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बीवियों को किसी और की तवज्जो बनवाए। अगर मैं तुम्हें ऐसे कपड़े पहनाना चाहूं तो मुझे इस तरह के बहाने करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हें ये कपड़े पहनने दे रहा हूं, वरना कब का बाहर राख कर आग लगा चुका होता। अब जल्दी करो, कुछ देकर पहन लो। यार हम खुद ही बैग से कोई काबिल कबूल कपड़े ढूंढने लगा, और फिर जीन्स के साथ एक लॉन्ग शर्ट नजर आ ही गई, लेकिन अफसोस स्लीवलेस। ये लो, ये पहन लो। हाय यार, ये कैसे पहनूं मैं? इन कपड़ों के साथ तो बाजू का कपड़ा है ही नहीं, मैं नहीं पहन सकती है। रूह कपड़े बेड पर फेंक कर वही मुंह बनाकर बैठ गई, लेकिन यारम की घुड़ी पर नजर पड़ते ही खामोश हो गई। क्या चाहती हो तुम? खुद अपने हाथों से पहनाऊं? यारम ने घूर कर कहा। नहीं, मैं खुद पहन लूंगी। वो अपना मुंह बनाते हुए उठी और वॉशरूम में घुस गई। ऐसे मुंह बनाए हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि यारम का इस पर गुस्सा करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हाय ये मजबूरी। वो चेंज करके बाहर आई। कपड़े बिल्कुल इसके नाप के थे, लेकिन बाजू ये बिल्कुल कपड़ा ना था। वो अपने एक हाथ से दूसरे बाजू को छुपाने की कोशिश कर रही थी। अब भी वो यारम से बहुत ज्यादा शर्माती थी, और फिर कभी इसके सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनने थे, सो बहुत शर्म आ रही थी। यारम इसकी शर्म और हया देखकर बहुत महजूज हो रहा था। इसे मजीद शर्मिंदगी से बचाने के लिए यारम ने अपना जैकेट उतारा और इसे पहनाने लगा। उसने भी फौरन जैकेट पहन ली। यारम, बाजुओं का तो हो गया, लेकिन दुपट्टा नहीं है। दुपट्टा तो मसला है, लेकिन तुम्हारे पास शॉल है ना? यारन ने बताया तो खुश हो गई। शुक्र है इसके पास शॉल तो थी, वरना ऐसे बेढंगे कपड़े वो पहनकर बाहर कैसे जाती। वैसे ये कपड़े सिर्फ इसी को बेढंगे लग रहे थे। यारन ने इसके लिए ऐसे कपड़े ढूंढे थे जिन्हें वो आसानी से पहन सके। इन कपड़ों में वो कहीं से भी बेलबास नहीं हो रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो बाहर निकलने तो बाहर काफी अंधेरा छा चुका था। यारम, ये कि इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? तुम्हें बताया तो था, यहाँ पर 2-2 हफ्ते सूरज तलू नहीं होता। तुम्हें कहा भी था उठ जाओ, जल्दी चलते हैं, लेकिन तुमने तब मेरी बात नहीं मानी। अब अंधेरे में ही चलना होगा, और वैसे भी इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 3 ही बजे हैं। हाँ, सिर्फ 3 ही बजे, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 7 बज रहे हैं। रूने इसके साथ चलते हुए बोला, जबकि अपने आप को मुकम्मल तौर पर शॉर्ट, टोपी, दस्ताने और जैकेट से ढका हुआ था। यहाँ आते ही आराम को एक बात पता चल चुकी थी, इसे सर्दी बहुत लगती है। यहाँ वो सर्दी को बहुत ज्यादा महसूस करती है। ये बात अलग थी कि अगर बर्फ गिर रही हो तो सर्दी तुम्हें ज्यादा महसूस नहीं होती। ये यहाँ के लोगों का कहना था। यारम भी इस बात से इत्तेफाक करता था। यारम, हम कहाँ जा रहे हैं? वो इसके साथ चलते हुए बोली। होटल की पिछली जानिब। यारम का इसका हाथ थामे अपने साथ चलाए जा रहा था। फिर एक जगह जहां पर होटल के कुछ लोग खड़े कुछ कर रहे थे, इनके करीब चला गया। सब काम हो गया? यारम ने पूछा। जी सब हो चुका है, अब तो एंजॉय करें।
आदमी कहकर चला गया। यारम, ये लोग आपसे क्या कह रहे थे? ये कौन सी जुबान बोलते हैं? मुझे तो ये अरबी नहीं लगती। इन लोगों के जाने के बाद रूह यारम से पूछने लगी। हर मुल्क की अपनी जुबान होती है रूह, हर कोई अपनी जुबान बोलता है। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं, दुबई वाले अरबी में बात करते हैं। यहाँ के लोगों की अपनी एक जुबान है। अब तुम इन सबको छोड़ो, यहाँ अंदर आओ। अगले 2 मिनट 50 सेकंड में तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वो इसे खींचकर इस जगह पर लाने लगा जहां कुछ देर पहले वो आदमी कुछ कर रहे थे। यहाँ एक गोल सी शक्ल में एक ग्रिल नुमा कोई चीज बनाई गई थी, जिसके आगे पीछे हर तरफ लाल गुलाब लगे थे। यारम ने ग्रिल का दरवाजा खोला तो इसे अंदर लाया। यारम, ये कितना प्यारा लग रहा है। वो दिल से तारीफ करती हुई मुस्कुराई। हाँ, लेकिन तुमसे प्यारा नहीं, यारम ने इसका माथा चूमते हुए कहा। आज तक मैं कहता आया हूं, आज तुम कहोगी। तुमने खुदा से मुझे तो मांग लिया, अब मुझे ये बताओ, तुम भी मेरी हो कि नहीं? रो, मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो उसके चेहरा अपने हाथों में थामे पूछने लगा। रूह ने शर्माते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। ऐसे नहीं, जुबान से बोलो। हाँ। रूह शर्माते हुए इसके सीने से लगी। ओहो, पूरा बोलो बेबी। यारम ने इसे खुद से करीब करते हुए मजीद बाहों में भरा। मुझे इन गोरों की जुबान में बोलना है। अपना बचना मुश्किल देखकर उन्हें बहाना करा। अच्छा जी, ये भी अच्छी बात है, तो फिर कहो मुझसे। यारम ने मुस्कुराते हुए इसका चेहरा थामा। ये क्या है रूह? रूह ने टेढ़ा मुंह बनाकर इसे आइसलैंड की जुबान में इजहार मोहब्बत सुना। इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम बोलो जल्दी से। मैं क्या बोलूं? रूह ने शरारती अंदाज में कहा तो यारम इसे घूर कर रह गया। अच्छा अच्छा, कहती हूँ। ये बड़ी बड़ी आंखें से डराना तो बंद करे मुझे, रूह ने आसान करने वाले अंदाज में कहा। यारम के डिंपल नुमाया हुए। हाँ, क्या था वो? मैं भूल गई। वो आइगोमिगो? रूह, वो आइगोमिगो नहीं। यारम ने सदमे से आइसलैंड की जुबान का बेड़ा गर्क होते हुए सुना। हाँ हाँ, वही, रूह ने दांत दिखाते हुए कहा और इसके इजहार करते ही आसमान से बर्फ गिरने लगी। यारम ने पूरा इंतजाम किया था कि वो इससे इजहार मोहब्बत करेगी तभी बर्फ गिरना शुरू होगी, इसीलिए तो वो इतनी जल्दी में चाह रहा था। इससे पहले इसने हर एक सेकंड का टाइम का हिसाब किया था। यहाँ के लोगों को पहले ही अंदाजा हो जाता था कि बर्फ कब गिरना शुरू होगी, लेकिन यारम को इस बात का अंदाजा हरगिज ना था कि इसका इजहार मोहब्बत इस तरह से होगा। वो इससे मोस्ट रोमांटिक बनाना चाहता था, लेकिन रूह का आइसलैंड जुबान सीखने का शौक इसके इजहार मोहब्बत का बेड़ा गर्क कर गया था। याराम का इरादा भी वहीं रुकने का था, लेकिन रूह ने बर्फ की वजह से जल्दी वापस चलने को कहा। याराम का कहना था कि वो डिनर करके जाएंगे, लेकिन रूह ने कहा था कि वो डिनर भी रूम में करेंगे क्योंकि इसे बहुत सर्दी लग रही थी। आखिर याराम को रूह की बात माननी पड़ी। वो इससे रूम में चलने का कहकर खाना ऑर्डर करने चला गया। इस लड़की को देखो, कितनी खूबसूरत और हॉट लग रही है। हाँ यार, ये तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। रूह अपने कमरे की तरफ जाती जब पास खड़े लड़कों ने इसकी तरफ देखकर कमेंट्स पास किए। रूह तो इनकी जबान समझी ही नहीं और ना ही इसने इन लड़कों को अपनी तरफ मुतवज्जो देखा। वो तो इनके पास से गुजरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब यारम ये सब सुन चुका था, गुस्से से इसके माथे की रगें तनी और बाहर उभर आई। कोई इसकी बीवी पर इस तरह से कमेंट पास करे, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वो तो किसी दूसरे की माँ बहन की जात पर इस तरह से बात नहीं करने देता था। यहाँ तो इसकी बीवी के बारे में बात हो रही थी। वो खामोशी से खाना ऑर्डर करके वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जब मुड़कर एक दफा इन दो लड़कों को देखा जो अब किसी और लड़की को देखकर इस तरह से कमेंट पास कर रहे थे। इसने कमरे में कदम रखा तो रूह इसका कुर्ता पहनकर, जो कि जमीन पर लटक रहा था, नमाज अदा कर रही थी। इसने मुस्कुरा कर इसे देखा। इसके कुर्ते में वो ना सिर्फ बहुत प्यारी लग रही थी, बल्कि यारम तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि कितने हक से वो इसकी चीजें इस्तेमाल कर रही है। वो बेड से बैठकर इसके नमाज से फारिग होने का इंतजार करने लगा। तब यही वेटर खाना लेकर आ गया। यारम ने दरवाजे से इसके हाथ से खाने की ट्रे खुद पकड़कर अंदर घसीट लिया, फिर खाना टेबल पर लगाकर इसका इंतजार करने लगा, जो कि अब दुआ मांग रही थी। मैं ये कपड़े चेंज करके आती हूँ। वन माँ से फारिग होकर वॉशरूम में जाने लगी। अरे क्यों जा रही हो? इतनी प्यारी तो लग रही हो, इनमें क्यों चेंज करना चाहती हो? यहाँ बैठो और खाना खाओ। कहाँ प्यारी लग रही हूँ, मुझे तो लगता है मैं इनमें गुम हो जाऊंगी। रू ने मुंह बनाकर कहा। डोंट वरी, मैं निकाल लूंगा, यारम ने हंसते हुए कहा तो वो इसके करीब ही आकर बैठ गई। आप कितने झूठे हैं ना, आप कहते थे आप मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ, वो आप मुझे देते ही नहीं। रू रूठे हुए अंदाज में बोली। अरे मेरी जान, मैं तो इंतजार में बैठा रहता हूँ कि तुम कब मुझसे कुछ मांगो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? यारम पूरी तरह
اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جب روح نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے ڈمپل پر رکھی. یہ مجھے یہ چاہیے. اولے میرا بیبی یہ تو ہے ہی تمہارے, تم جب چاہے لے لو. بلکہ میں ایسا کرتا ہوں اس گال پہ ایک ٹیٹو بنوا لیتا ہوں جس پہ لکھا ہوگا روح یارم کی پراپرٹی, تاکہ یہ تم سے کوئی چھین نہ سکے. اس نے مکمل ڈمپلز کی نمائش کرتے ہوئے اپنے لب اس کے گال پر رکھے. یارم آنکھیں بند کری. اس نے روح نے شرماتے ہوئے کہا, کیوں؟ یارم کا بس چلتا تو وہ کبھی اس کا شرمایا ہی روپ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا. کرے نا پلیز, روح ضدی انداز میں بولی. اوکے یارم. یارم نے بس اتنا کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لی. نو چیٹنگ, روح نے پھر سے کہا. آئی نیور چیٹ. روح یارم آنکھیں بند کیے ہوئے بولا. روح نے یقین کر کے اس کی آنکھیں بند ہیں اس کے چہرے کے قریب آئی اور اپنے ہونٹوں کو بالکل اس کے لبوں کے قریب لے گئی, مگر ہمت نہ کر پائی, اس کے لیے پیچھے ہو گئی. پھر حوصلہ پیدا کیا اور پھر اس کے قریب گئی. رہنے دو روح, تم سے نہیں ہوگا. یارم آخر بول ہی پڑا. ہوگا نا, روح کانفیڈنس سے بولی مگر لڑکھڑا گئی. اوکے فائن. وہ اسی کے انداز میں کہتا مزید اس کے قریب ہوا. روح نے ایک بار پھر اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اس کے قریب گئی اور پھر ہمت ہار کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے. بس ہو گیا, کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا. یارم جی بھر کر بدمزہ ہوا. ہاں مجھ سے نہیں ہوتا, وہ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں, مجھ سے بات مت کیجیے گا. وہ اپنی ہی شرمندگی چھپاتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر گئی اور سر سے پیر تک کمبل تان کر لیٹ گئی, جبکہ اس کا پیارا سا روپ یارم کو اندر سے سرشار کر گیا تھا. رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا. یارم ابھی تک جاگ رہا تھا جبکہ اس کے پاس لیٹی روح مکمل طور پر خوابوں کی دنیا میں تھی. وہ آرام سے اس کے قریب سے اٹھا اور اپنے بیگ کی طرف گیا. اس مٹھی میں بیگ سے کوئی چیز نکالی اور اسے مٹھی میں دبا کر کمرے سے باہر نکل گیا. وہ آہستہ آہستہ چلتا پورے ہوٹل کو دیکھ رہا تھا جہاں اس وقت ریسپشن پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی. اس لڑکی کی آنکھیں بند تھی. ویسے بھی یارم اس لڑکی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا. اس نے اپنے آپ کو ہوڈ میں کور کیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ پائے. یارم اتنی خاموشی سے نکلا کہ اپنی آہٹ تک اس لڑکی کو محسوس نہ ہونے دی. باہر ابھی تک برف باری ہو رہی تھی. یارم آہستہ سے چلتا ہوا سوئمنگ پول تک آیا جو کہ برف سے ڈھکا ہوا تھا. اتنی سردی میں بھی یہاں پر لوگ نشے کی دھت موسم انجوائے کر رہے تھے. اس ملک میں شراب پینا غلط نہ سمجھا جاتا تھا. یہاں ہر کوئی شراب کا عادی تھا. وہ آہستہ سے ان آدمیوں کے قریب آیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا, وہاں پہ باہر تمہیں کوئی بلا رہا ہے. وہ آدمی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اور پھر اس کی طرف اسمائل کر کے باہر کی طرف نکل گیا. یارم کچھ دیر ان لڑکوں کے ساتھ رہا جو ڈانس اور نشے میں مکمل ہوش و حواس سے بگانا تھے. پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں وہاں سے نکل کر ان لڑکوں کے پیچھے چلا گیا. یہاں پر تو کوئی نہیں ہے, لگتا ہے اس لڑکے نے ہم سے جھوٹ کہا ہے. اسے ہم سے جھوٹ کیوں بولا, دیکھ لوں گا اسے میں. چلو چل کر دیکھتے ہیں. یہاں پر تو ہے ہی نہیں کوئی, کسی نے ہمیں بلایا. وہ تو نہ واپس جانے کے لیے مڑے جب دیکھا یارم سامنے گیٹ پر کھڑا تھا. روح کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو یارم کے احسار میں پایا. وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں جانے لگی. جب باہر سے ذرا ذرا شور کی آواز سنی تو کھڑکی کی طرف جانے لگی جہاں سے آوازیں آ رہی تھی. یارم نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے. اس بات کو یارم نے خود ہی بعد میں بتا دیا تھا. اس نے کھڑکی کھولی تو باہر مکمل اندھیرا تھا, لیکن باہر مین گیٹ نظر آ رہا تھا. یہاں پر کچھ لوگ یونیفارم میں کھڑے تھے جو کہ ہاتھ میں ٹارچ لیے آگے پیچھے دیکھ رہے تھے. ہوٹل کی انتظامیہ بھی وہیں کھڑی تھی. اس نے سوچا کیوں نہ وہ یارم کو جگائے, لیکن وہ گہری نیند میں سو رہا تھا, اس لیے اس کو جگائے بغیر ہی وہ کھڑکی پر کھڑے ان لوگوں کو دیکھتی رہی. وہ باہر جانا چاہتی تھی لیکن وہ ان لوگوں کو سے کیسے پوچھتی کہ آخر کیا مسئلہ ہے, کیونکہ نہ تو اسے یہاں کی نہ انگلش آتی تھی اور نہ ہی اس ملک کی زبان. اس لیے خاموشی سے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی. پھر وہاں ایک ایمبولینس آئی اور دونوں لوگوں کو گاڑی میں ڈال کر لے گئی. شاہ خدایا, اس کا مطلب یہاں پر قتل ہوا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ لوگ بیمار ہوں, ضرورت نہیں کہ وہ لوگ مرے ہوں. لیکن اگر وہ لوگ صرف بیمار ہیں تو پولیس یہاں کیوں آتی؟ یہاں سب کچھ دیکھتے ہی اس نے یارم کو جگانا ہی بہتر سمجھا. یارم اٹھے, دیکھے باہر پولیس آئی ہے. مجھے لگتا ہے یہاں پر کچھ گڑبڑ ہے. ایمبولینس بھی آئی ہے, کچھ لوگوں کو لے کر گئے ہیں یہاں سے. وہ اس کے قریب آ کر اس کو جگانے لگی, لیکن شاید یارم کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا. وہ کروٹ لے کر دوسری طرف مڑ گیا. یارم اٹھے نا, دیکھے نا. روح نے ہمت نہ ہاری, ایک بار پھر سے اسے جگانے لگی. جب اچانک یارم نے اسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے بیڈ پر گرایا, اس کے اوپر جھکا. تمہیں کیا ہے, وہ جو بھی کریں دوسروں کی فکر کرتی ہو, کبھی میرے بارے میں بھی تو سوچا. اس کے ارادے جان کر روح نے فوراً بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی, مگر یارم کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہ تھی. وہ اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینکتا, ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر جھکاتا. یارم میری بات تو سنے, باہر وہاں
اس سے پہلے کہ روح کچھ کہتی یارم نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی. میری بات سنو. آئی لو یو. بھول جاؤ سب کچھ, صرف میرے بارے میں سوچو, صرف مجھے سنو. اس کے بعد بالوں میں منہ چھپاتا وہ دھیرے دھیرے سرگوشیاں کرتا رہا. کچھ دن میں روح بھول گئی تھی کہ وہ اسے کیا کہنے والی تھی. اگر یاد رہا تو بس اتنا کہ وہ اس وقت یارم کی باہوں میں ہے. دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے یارم اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گیا, جہاں صرف روح اور یارم تھے, جہاں کسی تیسرے وجود کا کوئی جگہ نہ تھی. اپنے چہرے پر, اپنے ہونٹ پر, اپنی گردن پر یارم کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ اس وقت صرف یارم کو ہی سوچ رہی تھی. جبکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا یارم مکمل طور پر اپنی روح میں کھو چکا تھا. روح کی آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے. یارم کمرے میں نہیں تھا. اٹھ کر فریش ہوئی اور یارم کا انتظار کرنے لگی. یارم کے پاس اس کا فون نہیں تھا, وہ اپنا فون لایا ہی نہیں تھا, جبکہ وہ اپنا فون ساتھ لائی تھی. لیکن اس فون پر سوائے یارم کے اور کوئی فون نہیں کر سکتا تھا, اور یہ بات روح کو پتا ہی نہیں تھی. کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی یارم واپس نہیں آیا. نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں, بتا کر تو جاتے. وہ کافی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی. ویٹر اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا, لیکن وہ اس سے بھی یارم کے بارے میں کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی, کیونکہ اس بیچارے کو تو اردو آتی ہی نہیں تھی, اور روح اس کی زبان سمجھ جائے یہ تقریباً ناممکن تھا. خود کمرے سے باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اسے یارم کے وہ تھپڑ آج بھی یاد تھے. جب کچھ بھی نہ بچا تو ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی. یارم تقریباً 12 بجے واپس آیا. اس کے کمرے میں آتے ہی روح نے منہ پھیر کر بیٹھ گئی. اس کے اس طرح سے بیٹھنے پر یارم بھی ساختہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا. تو میرا بیبی ناراض ہے مجھ سے, میرا بچہ بات بھی تو نہیں کرے گا مجھ سے. وہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا. مجھے لگا ابھی تمہارے جاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے, اسی لیے گیا تھا. ہاں تو بتا کہ بھی تم جا سکتے ہیں نا, میں کتنی دیر آپ کا انتظار کرتی رہی. جائیں, مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ سے. آپ ایسے مجھے اکیلے چھوڑ کے چلے گئے. وہ اب بھی غصے سے منہ پھیرے ہوئے تھی. بیبی بولا نا, آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی. وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ کر بولا. اٹس اوکے, لیکن آپ گئے کہاں تھے؟ اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا. ایسے نہیں بتاؤں گا, پہلے اپنی آنکھیں بند کرو. آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں؟ روح آنکھیں چمکا کر بولی. ہاں لایا ہوں بابا, گفٹ لایا ہوں تمہارے لیے. اب آنکھیں تو بند کرو, یارم نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا. روح نے فوراً آنکھیں بند کر لی. جب یارم اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا تب روح نے ذرا سی آنکھ کھولی. نو چیٹنگ, یارم نے سختی سے کہا. اوکے سوری سوری, اب نہیں کرتی, روح نے زور سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا. جب یارم نے اس کے گلے میں سے بٹا نکالتے ہوئے کچھ پہنایا. دنیا کی سب سے خاص لڑکی کے لیے ایک خاص تحفہ. آنکھیں کھولو, روح نے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھا. ہاں اب کھولو. یارم کا آرڈر ملتے ہی روح نے فوراً آنکھیں کھولی اور اپنے گلے میں پہنا لاکٹ دیکھنے لگی, جس میں ایک نیلے رنگ کا ہیرا تھا. اس ہیرے کو اس چین میں کس طرح سے جوڑا گیا تھا سمجھنا بہت مشکل تھا. جب ہیرے کے اندر ایک تحریر لکھی تھی. یارم یہ کیا لکھا ہے اس کے اندر, سمجھنا مشکل تھا, لیکن اس کے اندر روح یارم پڑھنا اتنا مشکل نہ تھا. یارم یعنی کہ یارم اپنی روح سے بے انتہا محبت کرتا ہے. یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہیرے پر لکھی تحریر سے سنائی. روح نے شرما کر نظریں چکا لی. ویسے تم آئی لو یو ٹو بول سکتی ہو, یارم نے شرارت سے کہا. لڑکی کتنا شرماتی ہو, چلو ادھر آؤ, بدلے میں مجھے اس کے کوئی گفٹ دو. یارم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا. میں کیا دوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں منمنائی کہ یارم بمشکل سن پایا. وہ جو کل دینے والی تھی. یارم نے اس کے ہونٹوں کو اپنی انگلی سے سہلاتے ہوئے کہا. میں تو نہیں دوں گی. روح شرارت سے کہتی اسے دھکا دے کر دور ہوئی, جبکہ یارم نے ایک ہی جھٹکے میں اسے پکڑ کر واپس اپنے قریب تر کر لیا. لیکن تم مجھے جانتی ہو, میں لے لوں گا. اس کے ہونٹوں پر پورے استحقاق سے مہر ثابت کرتے ہوئے کہا. تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے. سوچتا ہوں تم مجھ سے دور چلی گئی تو میرا کیا ہوگا. آئی لو یو. اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی نشانی چھوڑتا ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا, جب اچانک روح کو صبح والا واقعہ یاد آ گیا. یارم صبح ہوٹل میں کیا ہوا تھا؟ آپ تو باہر گئے تھے نا, کچھ پتا چلا کیا ہوا تھا, پولیس کیوں آئی تھی؟ روح پوچھنے لگی. ہاں وہ 2 لڑکے تھے, لیکن کسی نے ان کی زبان کاٹ دی اور ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے زخموں کے نشان تھے, جیسے کسی نے بلیڈ سے ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے حصے کاٹے ہوں. اسے خبر ملی ہے کہ وہ ریپ کر کے اس ہوٹل میں چھپے ہوئے تھے. پولیس ویسے بھی ان کی تلاش میں تھی. اچھا ہی ہوا کسی نے پولیس کی ہیلپ کر دی, یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا. یارم لیکن وہ پولیس کو گرفتار بھی تو کروا سکتا تھا, اس طرح سے ان پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بے حسی کی انتہا ہے. بیچارے کتنی تکلیف میں ہوں گے, اور کسی نے ان کی زبان کاٹ دی, جسم پر کٹ لگا دیے. جانے کتنا بے حس آدمی ہے.
जैसे इन पर तरस ही नहीं आया। इंसान तो हो ही नहीं सकता, कितना बेरहम था वो। बस बहुत हो गया, क्या बेकार की बातें लेके बैठ गई हो, कब से बकवास किए जा रही हो, कोई और बात नहीं है तुम्हारे पास? वो इतने जोर से चिल्लाया था कि रूह घबरा कर इससे दूर हुई। मैं तो बस, वो मिनमिनाई। जब यारन ने खींच कर करीब किया, दूर मत जाया करो मुझसे, कभी नहीं। इसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला। इसके हाथ में गिरफ्त इतनी सख्त थी कि रूह को अपने बाजू में इसकी उंगलियां धंसती हुई महसूस हुई। यारम मुझे दर्द हो रहा है। वो इसने यारम के हाथों पर अपने हाथ रखने की कोशिश की। मुझसे दूर नहीं जाओगी है ना? एक अजीब जुनून से वो पूछ रहा था। मैं कहाँ जाऊंगी, आपके बगैर क्या होगा मेरा? आप छोड़े मुझे। वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अगर मुझसे दूर जाने की कोशिश भी की ना तो मैं जान ले लूंगा। इसके बाजू छोड़कर इससे अपने सीने में भींचते हुए बोला। जब रूह हैरान और परेशान इसका ये रूप देख रही थी, यारम बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। ये गाड़ी इसने यहाँ आकर ली थी। तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे इसे कमरे से निकले हुए। वो पिछले 3 घंटों से सिर्फ अपना गुस्सा कंट्रोल करने की ही कोशिश कर रहा था। वो जानता था वो रूह को सिर्फ जरूर कुछ ना कुछ कर देगा, और वो रूह को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। वो इसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दे सकता था। वही तो थी जिसके सामने वो अपने दिल की हर बात कहना चाहता था। वो इसे तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुझे कोई नहीं समझ सकता। तुम तो समझने की कोशिश करो रूह, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा। मेरा यकीन करो रूह, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया। मैं जो भी करता हूँ वो बिल्कुल सही है, अच्छे के लिए है। मैं तुम्हें तकलीफ देने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। तुम तो इस दरिंदे की जिंदगी में आया हुआ फरिश्ता हो। उसे याद था जब यारम ने रूह को गले लगाया वो किस तरह से इसकी गिरफ्त में मचली थी, इससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, इसे अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। और यही वो बात यारम को अंदर तक हिला कर रख गई थी। वो इसके गिरफ्त को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जब यारम ने खुद ही इसे खुद से दूर किया और कमरे से बाहर निकलाया। तो मेरे लिए मेरा सब कुछ हो रूह। जब पहली बार तुम आई थी वो इसका मासूम चेहरा, मासूम रूप मुझे अंदर तक हिला गया रूह। वो जो मुझे पहली नजर में ही हो गई थी वो मोहब्बत थी रूह। हाँ, मैं तुम्हारे सामने पहली नजर में हार गया था। तुम्हारा मासूम चेहरा मुझे एक ही नजर में अपना दीवाना कर गया। उस दिन मेरे दिल ने फैसला कर लिया कि तुम मेरी जिंदगी में आओगी, लेकिन मैं जानता था ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी दुनिया का एक शैतान हूँ, एक दरिंदा जिसे कभी किसी पर तरस नहीं आता। मैंने इसी वक्त अपने जज्बात को तो लगाम देने की कोशिश की, लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम फ्लाइट में डर गई थी तो मेरा दिल चाहा कि मैं सब कुछ भूल भाल कर तुम्हें अपने सीने से लगा लूं, कि तुम्हारा सारा डर भुला दूं। कमरे से निकलकर मैंने यही फैसला किया कि मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मेरा दिल चाहा तुमसे सख्ती से बात करूं, तुम्हें नरमी से मुखातिब करके मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया रूह। बहुत कोशिश के बावजूद मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं कर पाया। इसी वजह से कि मैं इस दिन इस कमरे से बाहर निकल गया, अभी तुम्हारे सामने वापस ना आने के लिए। लैला ने तुम्हें अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया। मैं खुद भी यही चाहता था कि तुम इसके साथ नहीं बल्कि मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में लेकर आया, और तुम्हारी मासूमियत एक एक पल, एक एक सेकंड मुझे बेबस करती रही। और फिर उस दिन तुम चली गई फ्लैट से। जो मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैंने बहुत कोशिश की मैं तुमसे दूर रहूं, लेकिन नहीं रह पाया। तुम्हारी गलती है। तुम कुछ सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मैं तो मोहब्बत करता था, ठीक है, मोहब्बत तो कोई भी कर सकता है, लेकिन तमाशों में मुझे मांग मांग कर खुद से इश्क करने पर मजबूर तुमने किया। हाँ, सारी गलती तुम्हारी है। मुझे अपने आप से इश्क करने पर मजबूर करने वाली तुम हो। तुम आई थी मेरे पास, मैं तो तुमसे दूरी रहने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह जी प्लीज मेरी रूह को मुझसे दूर मत कीजिएगा। कैसे कह सकती है कि मैं बेरहम बेहिस हूँ? अल्लाह जी मुझे सारी दुनिया की नजरों में सामने गिरा दे, लेकिन रूह की नजरों में अच्छा बना दे। मेरी रूह मुझसे नफरत ना करे, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। वो मुझसे दूर हो जाए, हाँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। अगर वो मुझसे दूर हुई तो मैं इसे भी मार दूंगा। वो सिर्फ मेरी है। सड़क पर गाड़ी दौड़ाते हुए वो जुनूनी अंदाज में बोल रहा था। वो होटल के रूम में वापस आया तो देखा कमरे में खूब अंधेरा है। इस वक्त रात के 10 बजे थे। यारम ने हाथ बढ़ाकर सारी लाइट्स ऑन कर दी। वो जाग रही थी, लेकिन करवट दूसरी तरफ ली हुई थी। बेड के बीचों बीच तकियों की दीवार थी। इसने एक नजर तकियों की इस दीवार को देखा और फिर ऐसे ऐसे चलता हुआ इसके करीब आया। एक एक करके सब तकियों को जमीन पर ऐसे फेंका जैसे वो जीता जागता कोई वजूद हो।
रूह ये तो जानती थी कि वो तकिए को जमीन पर गिराकर अपनी रूह और इसके दरमियान ये दीवार हटा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये काम वो इतने गुस्से से कर रहा है। फिर कुछ देर बाद इसे अपने बाजुओं पर यारम के होंठों का लम्स महसूस हुआ। रूह ने अभी तक यारम का वही कुर्ता पहन रखा था। यारम ने आहिस्ता से इसका कुर्ता बाजुओं से ऊपर किया जहां पर नील के निशान थे। बहुत दर्द हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसके बाजू से हिलाते हुए पूछ रहा था। मैं आपसे नाराज हूँ, रूह खासी ऊंची आवाज में बोली, जैसे कि वो बहुत दूर बैठा हो। तो मेरा बच्चा मुझसे नाराज है? इसके अंदाज पर मुस्कुराते हुए यारम ने मजीद इसके करीब हुआ। रूह ने इसकी तरफ देखकर जोर जोर से गर्दन हाँ में हिलाई। माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, अंदाज में दुनिया भर की नदामत थी। आप आइंदा मुझसे इस तरह गुस्सा नहीं होंगे, प्लीज। मुझ पर चिल्लाया मत करें, मुझे बहुत डर लगता है। आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। जाना मैं गलत हूं तो मुझे बताया करें। आपके सामने किसी दूसरे के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझ पर ऐसे गुस्सा मत हुआ करें। अम्मी और अभी भी मुझ पर ऐसे ही चिल्लाती रहती थी। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आप मुझ पर चिल्लाएंगे तो मैं बैठ के बीच में ऐसे दीवार बना दूंगी। मासूम से अंदाज में मासूम सी धमकी दे रहा। नहीं प्लीज ये गजब मत करना, वरना मैं तुम्हारे एक एक तकिए को टांग मार मार के नीचे फेंकूंगा। वो शरारत से बोला। रूह भी खिलखिला कर हंस दी। वैसे तुम्हें मनाने का स्पेशल इंतजाम भी किया था मैंने, लेकिन तुम तो है ही ऐसे ही मान गई। स्पेशल इंतजाम किया था? आपने जल्दी बताया मुझे। वो एक्साइटमेंट में बिल्कुल इसके करीब जुड़कर बैठ गई। झार ने इसके कमर में हाथ डालते हुए मजीद अपने करीब किया। यह नहीं बताऊंगा तुम्हारे, तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा, जैरम ने इसके गाल पर अपने लब रखते हुए कहा। वो शर्मा कर पीछे हट गई। बाहर बहुत सर्दी है, रूह ने बेबसी से कहा। रूह, तुमने सारा हनीमून यहीं पे निकलवा देना है। तुम तो इस रूम से बाहर ही नहीं निकलती हो। चलो जल्दी यहाँ से उठो और मेरे साथ चलो। जैरम ने इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अच्छा पापा मुझे कपड़े तो चेंज करने दे। रूह ने अपना हुलिया देखा जो इसे अभी तक यारम के ही कपड़ों में थी। कोई जरूरत नहीं है कपड़े चेंज करने की, तुम बहुत प्यारी लग रही हो इन्हीं में। अब जल्दी चलो, इसे जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए कहा। अरे पापा शूज तो पहने दे मुझे। रूह ने यारम को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश की जो इसे घसीटते हुए रूम से बाहर ले जा रहा था। जल्दी करो यारम, यारम ने आसान करने वाले अंदाज में कहा। वो बेहद खुश था क्योंकि इसकी रूह इससे नाराज नहीं थी। रूह ने शूज पहने तो यारम हंसी खुशी रूम से बाहर निकला और वो रूम लॉक करने लगी। अभी वो होटल से बाहर निकल नहीं वाले थे कि रिसेप्शन से यारम को मुखातिब कर इसके फोन कॉल के बारे में बताया गया। कौन है ये बदतमीज, यहाँ पर भी मुझे सुकून से नहीं रहने देते। यारम रूह का हाथ पकड़े हुए इससे साथ ये फोन सुनने आया। हाँ क्या हुआ है? इसने सलाम करने या खैरियत पूछने की कोई जहमत ना की थी। शायद इसे अंदाजा था कि आगे से कौन बोलने वाला है। डेविल, तुमने वहां किसी को जख्मी कर दिया है? तुम ठीक तो हो ना? कोई मसला तो नहीं हुआ? रूह ठीक है ना? किशन ने फिक्रमंदी से पूछा। भाभी, इसके इतने सारे सवालों के जवाब में यारम ने बस इतना ही कहा। हाँ मेरा मतलब रूह भाभी। हाँ तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई मसला नहीं हुआ। हाँ होटल में कोई मसला हुआ है, 2 रैपिस्ट यहाँ पर थे, किसी ने इनकी जुबान काट डाली। जरूर किसी की बीवी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे। वो आहिस्ता आहिस्ता से कहता हुआ खिजर को सब कुछ बता गया था, जबकि बार बार रूह का अपने हाथ में पकड़ा हुआ हाथ अपने लबों तक ले जाता था, जिस पर रूह शर्माती आगे पीछे से बेखबर कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? तुमने क्या मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं? शहर ने शक्की अंदाज में पूछा। तुम जहां जाते हो वहां हमें जरूर खबर रखनी होती है, और यहाँ पर भी काफी मसाइल हो गए हैं। वो इंस्पेक्टर आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने इसे बताया कि तुम रूह भाभी के साथ हनीमून पर गए हो, तो कहने लगा शादी को इतना वक्त हो गया है कि अब क्यों गए हैं। ये इंस्पेक्टर बाल के खाल उतारता है। और राशिद ने रोना धोना मचा रखा है, विक्रम दादा को अपने साथ कर लिया है। राशिद ने विक्रम दादा के सामने कहा है कि तुमने इसके भाई को कत्ल कर दिया है। खिजर फिक्रमंदी से बता रहा था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। खिजर, विक्रम दादा कभी गलत बात का साथ नहीं देते। अगर तुम फोन रखो, रूह बोर हो रही है। यारम ने इसके शर्माते चेहरे को देखकर कहा। यारम के इस तरह कहने पर रूह का चेहरा मजीद सुर्ख हो चुका था। क्या तुम रूपा बेबी के साथ खड़े मुझसे बात कर रहे हो? किशन ने परेशानी से पूछा। बाद में बात करेंगे। यारम ने बस इतना कहकर फोन रख दिया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हमें फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। फी अमान अल्लाह।